नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुत्कल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पेपर लीक करने वालों की अब नहीं खैर, प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा किसी भी एफटीए में किसानों के हितों का नहीं होगा नुकसान। मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे दिन नहीं चल पाई संसद। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग का किया आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया में भव्य स्वागत। अपनी उत्तरी मैसेडोनिया समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति ने कहा दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने पर हुए सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के लिए बताया ऐतिहासिक दिन। कहा देश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चल सकते। और सिक्किम के नामची में भूस्खलन से निर्माणाधीन सुरंग धंसी, 11 मजदूरों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से की बात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की। दिल्ली में आयोजित मंगल मिलन कार्यक्रम में एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए नीट की पुनर्परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराई गई और परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की मदद से कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए भी एक नजीर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक किसी दल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, इसलिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना होगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने यह अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने सांसदों को भरोसा दिलाया कि किसी भी एफटीए में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों का कल्याण है और हर व्यापार समझौता देश और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। और अब खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी। मंगलवार का दिन सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की और लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद फिर से दोनों सदनों में कामकाज शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष ने दोबारा दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। इसे देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए पुनः स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका और अन्य कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के पास नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद कर सदन चलने देने की अपील की और 2 बार के स्थगन के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सांसद सुबह की ही तरह नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे सांसदों से नियम 377 के तहत सदस्यों को विषय उठाने देने की अपील की। उन्होंने सदन में पोस्टर और बैनर दिखाने तथा विपक्षी सदस्यों के काले परिधान पहनकर विरोध जताने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। हंगामा जारी रहने पर सभापति दिलीप सैकिया ने कुछ मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई और पहले दिन भी लोकसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया के दौरे पर हैं। राजधानी स्कोप्जे स्थित राष्ट्रपति भवन विला वोडनो में उनका भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति डॉक्टर गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नॉर्थ मैसेडोनिया के राष्ट्रपति डॉक्टर गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के बीच पहले 1-to-1 वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नॉर्थ मैसेडोनिया की राष्ट्रपति दावकोवा ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति ने भारत को महात्मा गांधी की अहिंसा की धरती और दुनिया को प्रेरित करने वाली प्राचीन सभ्यता बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की सफलता पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है
और अब समय आ गया है कि दोनों देशों का आर्थिक सहयोग भी उनके मजबूत राजनीतिक संबंधों के अनुरूप आगे बढ़े। उन्होंने भारतीय कंपनी से उत्तरी मैसेडोनिया में निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि आईटी, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा और स्कोपजे में भारत का पूर्णकालिक दूतावास स्थापित होने की उम्मीद जताई। It is time for our economic partnership to match the quality of our political relations. India's economic transformation is one of the most remarkable success stories in the 21st century. Within the span of one generation, India has grown into the world's leading economic powers, becoming a global center for innovation, digital technologies, and entrepreneurship. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। उन्होंने बताया कि बातचीत में व्यापार को दोगुना करने, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, पर्यटन, फिल्म निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जन से जन संपर्क संबंधों की मजबूत आधारशिला है। आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा अपने बिजनेसेस के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। आज आयोजित हो रहा इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम इन विषयों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं। सिक्किम के नामची जिले के समरडूंग झोलुंगे के पास निर्माणाधीन एनएचपीसी तीसरा स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई मजदूरों के अब भी सुरंग के भीतर फंसे होने की आशंका है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार दोपहर करीब 3:09 पर हुए इस हादसे के समय सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अचानक हुए भूस्खलन से सुरंग का एक हिस्सा मलबे से भर गया और कई मजदूर उसमें फंस गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बातचीत कर स्थिति और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर बचाव अभियान की समीक्षा की और कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, मेडिकल टीम्स और परियोजना विशेषज्ञ संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। असम में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से राज्य के कई नए इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी 11 जिले और 36 राजस्व सर्कल बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में जोरहाट, चराईदेव, शिवसागर, डिब्रूगढ़, धेमाजी, गोलाघाट, तिनसुकिया, विश्वनाथ नगांव, कामरूप और कार्बी आंगलोंग शामिल हैं। लगभग 758 गांव पानी में डूब गए हैं, जिससे लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, 14,000 हेक्टेयर से ज़्यादा
कृषि भूमि प्रभावित हुई है। अभी 12,000 से ज़्यादा लोग 52 राहत शिविरों में रह रहे हैं। ताज़ा शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 21 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे तक चराईदेव में एक मौत की सूचना मिली है। बता दें कि बाढ़ की वजह से राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र, बुरी, दिहिंग, दिखो, दिसांग और धनसिरी नदियां शामिल हैं। शिवसागर में दिखो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, नागरिक प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बल और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य कर रही हैं। बाढ़ की स्थिति के कारण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेन के रूट और समय में भी बदलाव किया है। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से बचाव के उपाय युद्ध स्तर पर जारी हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मेदांता अस्पताल के निदेशक को निर्देश दिया कि वो तुरंत डॉक्टर्स की एक विशेष टीम का गठन करें जो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और उपचार करेगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सोनम वांगचुक अस्पताल में डॉक्टर्स की सलाह और उनके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज यानी 21 जुलाई का दिन काफी महत्वपूर्ण है। यानी बंगाल में शहीद दिवस के मौके पर सियासी दलों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार इस साल 21 जुलाई का शहीद दिवस मनाया गया। पहली रैली तृणमूल कांग्रेस के इस गुट की ओर से आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। यह सभा मध्य कोलकाता स्थित बिड़ला तारामंडल के सामने आयोजित की गई। दूसरी रैली तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही लेकिन बहुमत वाले गुट की ओर से आयोजित हो रही है। इस गुट का नेतृत्व पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुआ और तीसरी रैली पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से एस्प्लेनेड स्थित शहीद मीनार के पास आयोजित हुई। सुप्रीम कोर्ट के 25 मई 2026 के आदेश के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली पहाड़ियों और उनसे जुड़े मामलों पर लोगों से राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
समिति ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात समेत अन्य संबंधित राज्यों के हितधारकों, पर्यावरणविदों, संरक्षण संगठनों, खनन पट्टा धारकों, परियोजना प्रस्तावकों, ग्रामीणों, किसानों और स्थानीय समुदायों से इनपुट मांगे हैं। समिति ने कहा है कि सुझावों के साथ संबंधित दस्तावेज या सत्यापन योग्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इच्छुक लोग सूचना जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर ईमेल या विशेष रूप से बनाए गए गूगल फॉर्म के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। समिति को 31 अगस्त 2026 से पहले अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा की सराहना करते हुए देश को वैश्विक सोलर पावर बताया है। नई दिल्ली में UNFCCC की कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा है। साइमन स्टील ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% हिस्सा अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 50 गुना वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों का हवाला देते हुए साइमन स्टील ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन लागत के लिहाज से भारत आज दुनिया का सबसे प्रतिस्पर्धी बाजार बन चुका है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा का तेजी से विस्तार भारत को वैश्विक तेल बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रभाव से बचाने के साथ साथ वायु प्रदूषण कम करने और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत दौरे के दौरान संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेश मंत्रालय और नीति आयोग सहित कई प्रमुख संस्थानों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। इन बैठकों में COP31 के लिए भारत की रणनीति, वैश्विक जलवायु वार्ताओं में उसकी बढ़ती भूमिका और स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण के क्षेत्र में आगे की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। The discussions have ranged from outlooks to and preparations for COP31 in terms of expectations globally, expectations for India and how they will engage within the negotiations, but also, and really interestingly, is to get a deeper understanding of some of the incredible progress that is taking place here in India with regard to its energy transition, its electrification programs, and the significant rollout of renewables. भारत ने अगले महीने होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रो लीग का यूरोप चरण खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। प्रो लीग में 24 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, लेकिन विश्व कप में 20 सदस्यों की टीम ही चुनी जानी है। डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल और रविचंद्र सिंह मोइरांगथाम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्ती को टीम में जगह नहीं मिली है। पेरिस ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने वाले हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल का इंतजार खत्म करके भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह मिडफील्ड की रीढ़ होंगे। भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारत के सभी पूल मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में होंगे। भारत को 15 अगस्त को वेल्स से, 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान से खेलना है। भारत 1975 के बाद से विश्व कप नहीं जीता है। उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम इस बार इतिहास का नया अध्याय लिखेगी। और इसी के साथ ही दूरदर्शन के विशेष
सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।